हेलो पीपल, वेलकम टू चेतन बात लर्निंग। आई होप द प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन, बट मुझे घबराहट हो रही है। आप कुछ डाउट ही नहीं पूछते हो चैनल के उसके व्हाट्सएप पे पॉलिटी का, तो या तो आपको पूरा समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा अगर नहीं समझ आएगा तो विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना है। अगर समझ आ रहा है तो ज़बरदस्ती भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर को लग रहा हो कि हम देख ही नहीं रहे। यू अंडरस्टैंड? तो एक दो चीज़, एक तो यार आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप हमारे PCM बैच में हैं, अगर आप हमारे PCM बैच में जिसमें कि आप हैं, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस लेक्चर। सो ऑल द टेस्ट प्रीलिम्स के, मेंस के, ABCD कुछ भी हमारा अगर होता है, SA, CSET, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स। ओके, सो जब हम आपको CSET कराएंगे तो अलग से उसके कुछ चार्जेस नहीं है, दैट्स इंक्लूडेड इन दिस थिंग। जब हम आपको SAs कराएंगे उसके कुछ चार्जेस नहीं है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। ऑप्शनल के अलावा सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, ऑप्शनल का ये है कि हम बहुत अभी जैसे अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना है, पंजाबी लिटरेचर लेना है, वो हम करवाते ही नहीं है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत जल्दी ना, अब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पे जोर लगाने वाला हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए हम पूरा फोकस होने वाले हैं जल्दी से। प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा होता है अगर आपका प्रीलिम्स ही ना हो, मेंस ही नहीं दे पाते हैं। ओके, सो बहुत जल्दी वी आर गेटिंग इनटू दैट टोन, से इन अ मंथ्स टाइम, 1 महीने 1-1.5 महीने बाद हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे एक्स्ट्रा फोकस देना शुरू कर देंगे। आई डोंट सपोर्ट दैट थिंग कि हमने सिर्फ आखिरी के 2 से 3 महीने ही वी हैव डिवोटेड टू प्रीलिम्स। दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। ऑलराइट, नाउ so we will start well in advance so that we are very well prepared for the prelims. Let's start parliament. we were doing parliament. हमने जो छोड़ा था parliament वो छोड़ा था functioning पे। okay, functioning. now फंक्शनिंग से पहले क्विक छोटा सा 2-3 चीज़ें रिवाइज कर लें पिछली क्लास की, ताकि आपको एकदम जोन में आने में हेल्प हो जाए। समनिंग अब याद है क्या होता है पार्लियामेंट की समनिंग? प्रेसिडेंट समन करते हैं टाइम टू टाइम हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, कि सारे लोग आ जाओ, लोकसभा के MPs, राज्यसभा के MPs, कम, लेट्स मीट एंड पास लॉज। मैक्सिमम गैप जो 2 सेशंस में हो सकता है कितना था? 6 मंथ्स। इस पे इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल। प्रोरोगेशन भी आपको याद है। प्रोरोगेशन क्या था? कि सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफिशियली एंड्स हियर। प्रोरोग करता कौन है हाउस को? द ऑनररी प्रेसिडेंट। अब एक चीज चलो हम बिल में करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। सेशन होता है कि आपको ये तो पता लग ही गया, व्हेन द हाउस मीट्स। रिसेस भी आपको पता लग गया, व्हेन द हाउस डज नॉट मीट। छुट्टियां हुई हैं, सब MPs अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं। एडजर्नमेंट भी आपको पता है, क्या करता है एडजर्नमेंट? इट सस्पेंड्स द वर्क ऑफ अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स। एडजर्नमेंट साइनेडाई, ये क्या कर रहा था? सेशन को टर्मिनेट कर रहा था फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, मतलब पार्लियामेंट को ही काइंड ऑफ टर्मिनेट कर दिया। क्या था याद है ना, कि सेशन बैठा और जब तो स्पीकर साहब ने ये बोला कि दैट दिस सेशन इज एडजर्न्ड फॉर 2 days, 2 hours, 4 hours, 5 days, 1 week, a time limit is given, then it is adjournment. When the speaker has said adjournment sine die, that means no time limit is given. और फिर क्या होता है? प्रेसिडेंट प्रोरोग कर देते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था। देन डिसोल्यूशन भी आपको पता लग गया था। मैंने आपको समझाया था कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस वेयर 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, देयरफॉर राज्यसभा डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड, ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर, होता क्या है कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन अपने आप हो जाती है अगर लोकसभा को 5 साल हो चुके हैं। इलेक्शंस हुए थे, आपके पास MPs आए थे, दे हैव बीन सिटिंग इन लोकसभा फॉर 5 years, नाउ लोकसभा विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्लियर? अब क्या होगा? न्यू जनरल इलेक्शंस होंगे, नए लोग आ जाएंगे। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। वो कब डिसॉल्व करेंगे लोकसभा को? जब सरकार जो है वो गिर गई, सरकार किसी प्राइम मिनिस्टर के पास उतने लोग ही सपोर्ट में नहीं है, 273,
मेजॉरिटी नहीं है, और कोई और पर्सन भी नहीं है जो बोले कि वेट अ मिनट, आई थिंक आई हैव द सपोर्ट, व्हेन दैट सिचुएशन इज नॉट देयर, हाउस डिसॉल्व्स। अब एक ना क्वेश्चन आता है, ओ हो बच्चे इतने परेशान रहते हैं उसको लेके, और वो कोई क्वेश्चंस में क्वेश्चंस ही नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। वो क्या होता है कि से बिल है कोई, पार्लियामेंट में आया, लोकसभा में कोई बिल आया, फिर वो राज्यसभा में गया, एंड फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अभी हम देखेंगे बिल कैसे पास होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक बिल था, लोकसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, अब वो बिल अगर लोकसभा पीछे से डिसॉल्व हो जाए, अभी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए उस बिल के ऊपर, अभी वो लॉ बना नहीं है, तो वो लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल कोई राज्यसभा में आया, लोकसभा में गया, लोकसभा डिसॉल्व होगी, मतलब तो क्या होगा उस बिल का। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए और अभी कोई बिल पेंडिंग हो, किसी भी स्टेज पर हो सकता है वो, तो उस बिल का क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको अभी करा ही नहीं रहा। आज पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल पास कैसे होता है, हमारी कंट्री में लॉज कैसे बनते हैं। जब आपको ये पता लग गया, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बड़ी इजीली हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब शुरू करते हैं नया कंटेंट। ये तो मैंने लास्ट क्लास की थोड़ी सी रिवीजन कराई, आई होप आपको ऑलरेडी पता था सेशन वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहला, लैंग्वेज। हमारे हाउस की लैंग्वेज कौन सी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। क्लियर। आइडियली आप हिंदी और इंग्लिश में बात करोगे पार्लियामेंट में, बट अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो किसी भी पर्सन को उसकी मदर टंग में बात करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैंडेटरीली अलाउ करते हैं। इफ़ आई वांट टू टॉक इन तमिल, मेरे को हिंदी भी नहीं आती है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, मैं तमिलनाडु से इलेक्ट होकर आया हूँ इंडिया के पार्लियामेंट में, आई वांट टू टॉक इन तमिल, पीरियड, बात खत्म। दैट्स द ओनली लैंग्वेज दैट आई कैन टॉक इन। Similarly, I can be from say Kashmir and I want to talk in Dogri, Kashmiri. I can be from any other state, West Bengal, and the only language I am aware of is Bangla, and so on. So presiding officer can permit a member to address the house in his mother tongue. फिर वहाँ पे ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके, सो प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इनिशियली आइडिया क्या था कि विद इन 15 ईयर्स में इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर देंगे। वाई? अरे भाई, गोरे लोग आए थे, हमारे को मारा पीटा हराया, हमारे ऊपर राज किया 200 साल ब्रिटिश लोगों ने। उनकी लैंग्वेज थी, एक आइलैंड है यूरोप में, उसकी लैंग्वेज है, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है ये, तो इसको हटा देंगे 15 ईयर्स में। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया कुड नॉट टॉक इन दिस लैंग्वेज एट दैट टाइम, इवन टुडे दैट्स ट्रू। सो आइडिया था 15 ईयर्स का, बट हुआ क्या, 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में जो है उसने क्या किया, अलाउ कि टू लेट द इंग्लिश कंटिन्यू अलोंग विद हिंदी। सो आज की डेट में क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी आपकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट पार्लियामेंट में टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, बट एमपी कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज, मदर टंग। अब मैंने आपको पुरानी क्लास में भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। यू रिमेंबर द ऑफिस दैट वी डिड, AG, Attorney General for India. This person can speak, can take part in the proceedings of Lok Sabha, can speak and take part in the proceedings of Rajya Sabha. ये क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। वो किसी भी हाउस के लिए ट्रू होता है, वोट तो सिर्फ मेंबर ही कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकता, बट अदरवाइज AG साहब दोनों हाउसेस में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से यू हैव अ मिनिस्टर, मिनिस्टर बनने के लिए MP बनना ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन कोई अभी MP नहीं है और उसको मिनिस्टर बना दे, प्रोवाइडेड कि वो अदरवाइज एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, 25 ईयर्स ऑफ एज के हैं, ठीक, कोई उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुई, इस तरह के सारे क्राइटेरियाज वो मीट करते हैं, लेकिन वो MP नहीं है, उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको अगर हम मिनिस्टर बना दें, जैसे मुझे लगा लो,
ठीक, आई एम मोर देन 25 years old, आई डोंट हैव एनी क्रिमिनल केसेस गोइंग ऑन अगेंस्ट मी और कन्विक्शन, एंड आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फिर मेरे साथ क्या होगा, विद इन 6 months या तो अब बीजेपी ही बनाएगी मुझे मिनिस्टर, वही बना सकती है रूलिंग पार्टी, या तो बीजेपी लोकसभा के किसी एमपी को बोलेंगे बेटा रिजाइन करो, आज चेतन सर को आपकी सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करवाना है, चेतन सर मिनिस्टर बनेंगे। तो 6 months तक तो मैं विदाउट एमपी बने चलाता रहूँगा। 6 months में किसी सीट में इलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं होपफुली वहाँ से जीत जाऊँगा और मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा। अगर मैं हार गया तो फिर नहीं, फिर मेरे लिए एक दूसरी ऑप्शन है। वो दूसरी ऑप्शन मेरे को इन फर्स्ट प्लेस भी मिल सकती थी। वो क्या था, कोई एक स्टेट है हरियाणा, वहाँ से 5 राज्यसभा के एमपीज आए हुए हैं, कोटा है 5 सीट्स का, उनमें से किसी एक को बोल दिया बेटा आप रिज़ाइन कर दो। ठीक, उन्होंने रिज़ाइन कर देना है, मोदी जी ने बोला है, सिमिलरली कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने बोला है, तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। उनके जगह पे हरियाणा के एमएलएस को बोलेंगे कि आप चेतन जी को वोट करो, यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, एक सीट खाली हो गई है, चेतन जी को वोट करो, वो आके यहाँ पे बैठेंगे और अब वो राज्यसभा के एमपी हैं। अब वो राज्यसभा के एमपी हैं और अब वो मिनिस्टर भी बन गए, ऑल्दो 6 months तक तो पहले भी मिनिस्टर थे। सो यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर फॉर 6 months even if that person is not the member of the parliament, but he can only continue for 6 months. After that you must come to either Lok Sabha or Rajya Sabha. All right, now why am I having this discussion? चाहे मैं राज्यसभा का एमपी हूं, चाहे मैं लोकसभा का एमपी हूं, regardless of that I can speak and take part in the proceedings in either house, just like AG. Ministers and AGs can speak and take part in either of the houses. Clear? They can only vote in their respective houses, the ministers, and AG cannot vote at all. Okay? चलो अब शुरू करते हैं छोटी सी हम पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। पार्लियामेंट काम देख चलता कैसे है। आई वुड सजेस्ट कि आप 2 मिनट के लिए काम कर लेना। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नेवर हैड एनी इंटरेस्ट हियर एट ऑल, यूट्यूब पर ही आप लोकसभा सेशन गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सेशन चलता कैसे है। अदरवाइज सबको पता ही होता है। ओके, अब आपका ना सेशन बैठ गया, सेशन समन हो गया, इतने सारे एमपीज बैठे हैं और कंट्री में देखो क्या कुछ हो रहा है। फार्म बिल, कोरोना वैक्सीन, इजराइल ने से ईरान का साइंटिस्ट को मार दिया, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड समिट्स हो रही हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 30th समिट हो गई, अफगानिस्तान से ट्रूप्स वापस चले गए, हमारी कंट्री में इलेक्शंस होने इतने सारे स्टेट्स में, और इतने सारे और 100 चीज़ें होनी है। आपको कैसे पता कि पार्लियामेंट में किस किस चीज़ की डिस्कशन होगी, कौन सा बिल आएगा, आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता भी है, से लेट्स से कि अगर हमने शॉर्टलिस्ट कर भी लिए, हाउ डू वी इंश्योर कि किस चीज़ की बात कब होगी, किस चीज़ की बात पहले होगी, किसके बाद में होगी। तीसरी चीज़, say I have a question, I am a member of parliament, I have a question regarding traffic rules in India, या फिर कोई भी और हाईवे से रिलेटेड कोई मेरे को इंक्वायरी है, मुझे कैसे पता कि मैं किससे पूछूं। इट गोज विदाउट सेइंग कि वो मैं मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ही पूछूंगा। पंचायत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही पूछूंगा ना, रूरल डेवलपमेंट। तो सिमिलरली एक इतने सारा, एक हाउस में इतना सारा बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है, उसका कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए। वो मैकेनिज्म जो है उस पे आपको बेसिक फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। क्या है वो, सुनो। सबसे पहला आपने देखना है कि सेशन जब बैठा तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर ये क्या होता है? फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। तो से मान लो सुबह 11 बजे सारे एमपीज इकट्ठे हो गए, पार्लियामेंट में बैठ गए, तो 11 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है इसको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन आवर।
एज यू कैन सेंस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, क्या होगा यहाँ पे, मेंबर्स विल आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर्स। क्लियर? मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, ये चलता रहेगा। नाउ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। प्राइमरीली 3 टाइप के क्वेश्चंस हम होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, हमें कैसे पता लग गया कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसके ऊपर ये स्टार का साइन बना होगा, एस्टेरिक साइन बना होगा। ठीक, इसका आंसर आपको सिर्फ ओरल आंसर चाहिए। मतलब मान लीजिए मैंने मिनिस्टर से पूछा किसी से कि सर आप बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे RT लैम्प टेक्नोलॉजी से हम कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द पर्सन, मिनिस्टर साहब उठेंगे, वो अपना आंसर देंगे। नाउ आई नीड एन ओरल आंसर, सिंपल। बिकॉज आई नीड एन ओरल आंसर, तो क्या होएगा, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। वो बोल रहे हैं कि जी हाँ हमारे यहाँ पे हो रही है। अब मैंने पूछा कब से हो रही है, उन्होंने बता दिया तब से हो रही है, ओरल डिस्कशन। सेकंड होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, सिंपली जहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, यहाँ पे आई नीड अ रिटन आंसर, तो लिख के दिखाइए रिटन आंसर। ठीक, मैंने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा, एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, कि अफगानिस्तान से यूएसए के ट्रूप्स बैकआउट कर रहे हैं, हमारी कंट्री की अब क्या स्ट्रेटजी है अगर अफगानिस्तान से यूएसए के ट्रूप्स चले गए और वहां पर वापस अल कायदा एंड आईएस अगर स्ट्रांग हो गया और वो इंडिया में टेररिज्म करने लगे तो इंडिया क्या करेगा। सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमें अपनी जितना उनको लगेगा वैलिड वो अपना आंसर भेज देंगे, लिख के लाएंगे मिनिस्टर साहब, रिटर्न आंसर मुझे चाहिए। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि चलो भाई एक और आंसर लिख के दिखाओ, मिनिस्टर है भाई इंडिया के। ठीक, सो सप्लीमेंट्री आंसर क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो, यू नो सप्लीमेंट्री, कि आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया, फिर उसका काउंटर क्वेश्चन पूछा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस, कि आपने मिनिस्टर साहब को बहुत छोटा नोटिस दिया आंसर के लिए कि मुझे आंसर चाहिए आपसे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? This question is the one that is asked by giving a notice of less than 10 days. 10 दिन से कम नोटिस आपने दिया मिनिस्टर साहब को कोई सवाल का आंसर देने के लिए, ओरल आंसर ही मिलता है इसका भी यूजुअली, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। तो 10 दिन का नोटिस कोई नोटिस नहीं है। ठीक, क्लियर, सिंपल है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस, ये आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, तो क्वेश्चन और समझ आ गया। फर्स्ट आर विद इन दैट हमने किए 3 टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है 0R। 0R इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्वेश्चन आर तो एक प्रॉपर लोकसभा की एक बुक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सिमिलरली राज्यसभा की एक बुक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये जो है ना, ये किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, ये इंडिया की खुद की इन्वेंशन है। 1962 से 0R इंडिया के पार्लियामेंट्री सिटिंग्स का पार्ट है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1962 एंड इट इज नॉट गिवन इन दिस थिंग एंड नॉट गिवन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये क्वेश्चन आर की इमीडिएटली बात स्टार्ट हो जाता है। तो से मान लो 11 AM टू 0 hours, 12 बजे तक ये चल रहा है क्वेश्चन आवर्स, और तो फिर 0 से शुरू हो गया हमारा 1 बजे तक 13। ठीक, ये हो गया हमारा 0 hour। ठीक, क्लियर, सिंपल। नाउ इसमें क्या होता है तो ये क्लियर रहेगा। इंडियन इनोवेशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं दिया, 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये भी एक इनफॉर्मल डिवाइस है जिससे एमपीज मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस? एनी इनफॉर्मल क्वेश्चन आपने पूछ लिया विदाउट एनी प्रायर नोटिस कि चलो अब बैठे तो हैं ही हैं, आओ बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम या डिस्कशन कर लेते हैं, सिंपल।
बिल्कुल सिंपल। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास में मोशन। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना इजी हो जाएगा, दूसरा फिर जब मैं ऐसे बोलता रहूँगा ना पार्लियामेंट में मोशन आ जाएगा, पार्लियामेंट में बिल पास होना जाएगा, तो आपको पता होगा कि होता क्या है। ओके, अब आपने याद रखना है कि पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि कोई भी एमपी खड़ा हो गया उसने बोला कि यार गाइस यू नो व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट दिस इंस्टेड, कि स्क्रू फार्म बिल, लेट्स टॉक अबाउट वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, या स्क्रू कोविड वैक्सीन, लेट्स टॉक अबाउट फार्म बिल। नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट जब उसको लेके एक मोशन पास ना हो। मोशन पास होने का मतलब क्या है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है, उनकी कंसेंट से पार्लियामेंट में पूछा जाएगा कि यार इस चीज़ के बारे में पहले डिस्कशन कर ले, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो बोलेंगे कि हाँ जी ऑफ कोर्स। अब आप सोच सकते हो कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होगी उसके पास मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो वो अपना मोशन पास करा ही लेंगे कि हाँ यार इस बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो मोशन हो गया एक इनफॉर्मल सा मैकेनिज्म जिससे डिसाइड होता है कि हमने बात किस चीज़ के बारे में करनी है। क्लियर? अब मोशंस भी बहुत टाइप के होते हैं, आपकी बुक में बड़े सारे दिए होते हैं, यहाँ वहाँ की बुक्स में, हमें वो सब नहीं करने। एग्जाम के लिए हमें अपनी प्रूडेंस यूज़ करनी है कि यार बस हम ये वाले कर रहे हैं, इनमें से पेपर में आता है, पागल नहीं होना। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट मोशन, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, क्या होगा? लेट्स से पार्लियामेंट इज टॉकिंग अबाउट कोविड वैक्सीन, बट अब हम उससे रिलेटेड कोई मोशन पास हुआ कि कोविड वैक्सीन के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, बट यू वांट टू सब्स्टिट्यूट दैट विद अनदर मोशन, एन ऑल्टरनेटिव मोशन, तो वो जो मोशन आता है टू चेंज दैट मैटर इज सब्स्टिट्यूट मोशन। सिंपल, क्लियर? उसके बाद सेकंड एक इंपॉर्टेंट है क्लोजर। It is a motion moved by a member to cut short a debate on a matter before the house। यहाँ पे क्या था सब्स्टिट्यूट में, पहले एक मैटर था उसको लेके मोशन आया हुआ था, अब लेकिन उसके लिए एक अलग से मोशन आया, कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ भी है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे क्या है, कोई वो चल रही है, कोई मोशन था पास हुआ था उससे रिलेटेड, मतलब मोशन से मतलब है यहाँ पे कि कोई, आप बेसिक सी बात लगाओ कि सहमति बन गई कि लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलर थिंग, किसी बिल के बारे में बात कर रहे थे, करते 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 आपने बीच में उसको कर दिया कट शॉर्ट डिबेट को। आपने बोला कि यार बस कोई डिबेट नहीं हो रही, ये मोशन हो गया पास, क्लोजर करो और सीधा करवाओ वोटिंग, सीधा वोटिंग कराओ कि आपने इसको पास करना है कि नहीं करना। सिंपल। तो क्लोजर क्या है कि इट विल कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस एंड द डिबेट इज स्टॉप्ड एंड मैटर इज पुट टू वोट। सिंपल। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लोजर का ही एक पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GUILLOTINE। आई होप आई गॉट दिस स्पेलिंग राइट, आपके नोट्स में ठीक मिलेंगे। गिलोटिन क्लोजर, आपको पता गिलोटिन क्या होता है, गला काट देना बहुत खतरनाक तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि कोई बिल के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और डिस्कशन हुई भी नहीं, कोई क्लॉज है जो बिल्कुल अनडिस्कस्ड है, बिल आया पार्लियामेंट में लेकिन अभी डिस्कशन हुई नहीं, डिस्कशन की भी नहीं, उसको किया कैंसल और बोला कि यार यू नो व्हाट, लेट्स हैव द वोटिंग। टाइम नहीं है इतना, एक ही दिन बचा हमारे पास में, कल से सेशन हम नहीं बुला रहे, कल से रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, बिना डिस्कस किए ही जो डिस्कस होगी जिन चीज़ों पे उन बिल्कुल तो पास कर ही रहे हैं, उनके साथ में जो अनडिस्कस्ड क्लॉजेज हैं उनको भी बस ओके ठीक है उसको पास करो, बात खत्म हो गई। इसको अदरवाइज देखा जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी कंट्री में हो क्या जाता है, से पार्लियामेंट बैठा फॉर 60 डेज, 60 डेज में से मेजॉरिटी टाइम, मैक्सिमम टाइम ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी इधर उधर की डिस्कशंस, डिबेट, आरोप प्रत्यारोप वो सब चलते रहे उनके मैक्सिमम टाइम तक। और मेन उसमें क्या कर दिया फिर बाद में, जब बिल तो पास करने थे,
आखिरी दिन विदाउट एनी डिस्कशन बस जल्दी जल्दी से बिल पास कर दिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्स शुड बी पास्ड आफ्टर ड्यू डिस्कशन इन द हाउस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मोशन है प्रिविलेज मोशन, PRIVI, प्रिविलेज, LEGE। ठीक है, प्रिविलेज क्या होता है? MP मिनिस्टर की प्रिविलेजेस हैं कुछ। इमेजिन उन्होंने अपनी प्रिविलेजेस का ब्रीच किया। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट से कुछ फैक्ट्स छुपाए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए, गलत बातें बोली, झूठ बोला पार्लियामेंट में, फैक्ट्स छुपाए। तो क्या होगा? ऑपोजिशन बोलेगा वी वांट टू ब्रिंग अ प्रिविलेज मोशन, जिससे हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो है मिनिस्टर, इन्होंने झूठ बोला। अब आप खुद सोचो, ये मोशन आएगा, स्पीकर साहब बोलेंगे हाँ जी कुछ ऐसा ऑपोजिशन प्रिविलेज मोशन लेके आना चाहती है, क्या लेके आया जाए? रूलिंग पार्टी बोलेगी नहीं, दे विल स्टैंड बाय देयर मिनिस्टर। तो इसलिए क्या होगा? ये मोशन पास ही नहीं होगा, इस पर डिस्कशन ही नहीं होगी। ये इन थ्योरी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा हो कि हाँ यार लेट्स गेट इट ऑन विद, तो हो भी सकता है। तो होते तो मोशन सिर्फ वही पास हैं जो रूलिंग पार्टी चाहती है। कोई भी ऐसे मोशंस जिन पे जो ऑपोजिशन लाएगी वो पास नहीं होते मैक्सिमम। फिर सरकार ही क्या हुई आपकी, अगर ऑपोजिशन डिसाइड कर रहा है कि आपने पार्लियामेंट में क्या काम करना है। ओके, नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये एक बार बस आपको पता हूँ, ये जो मोशंस है ना, ये ऐसे याद भी नहीं होते। इनको करने का तरीका क्या है? जो मैं कर रहा हूँ, एक बार तो हम सबको क्लास में कर लेते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, दूसरी बार आप नोट्स में पढ़ लेते हो बस। इसके बाद तो मैं जब आपसे MCQs लिया करूँगा, MCQs के थ्रू ही आपको याद होंगे, ये पेपर में आपका MCQ ठीक भी हो जाएगा। इनकी मुझे टेंशन ही नहीं है कि आप गलत कराओगे। ये मेरा कंसिस्टेंटली 12 साल से एक्सपीरियंस रहा है कि ये क्वेश्चन बच्चों के ठीक हो जाते हैं, MCQs के थ्रू ही होते हैं। बट ये फर्स्ट द वे टू गो अबाउट इट इज दैट एक बार हम क्लास में डिस्कस करें। नाउ नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन। यहां पर क्या होता है? When you want your minister to pay attention to something of urgent public importance, तो फिर जब हम ये मोशन को लेके आते हैं कि भाई हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मिनिस्टर को आप बोलते हो कि भाई यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दो कि सरकार पंचायती राज में ये प्रॉब्लम्स है, पंचायत में क्या कर रही है। तो वो जो मोशन लेके आते हैं वो होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये भी ऑफ कोर्स ऑपोजिशन ही लेके आएगा। ठीक, यूजुअली अगेन मतलब वो बोलते हैं भाई रुक जाओ, हमें खुद को पता है, हमने इस पर डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट आता है एडजर्नमेंट मोशन, ADJOURNMENT, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मोशन अलग चीज है, सेशन का एडजर्न होना अलग चीज थी। सेशन का एडजर्न होने का मतलब क्या था? स्पीकर साहब ने सेशन को एडजर्न कर दिया फॉर अ डेफिनेट पीरियड। यहां पे क्या है? जब आप हाउस की, पूरे हाउस की आप चाहते हो कि किसी बहुत अर्जेंट मैटर के ऊपर अटेंशन लेके आना, तो आप बोलोगे सर फिर कॉलिंग अटेंशन क्या है? कॉलिंग अटेंशन में आप किसी मिनिस्टर की अटेंशन चाहते हो, कि पंचायती राज मिनिस्टर से आप चाहते हो कि लिसन, अभी रिसेंटली राजस्थान की पंचायतों में प्रॉब्लम हुई है, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट। आप अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछते हो कि फार्म बिल को लेके व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट। वो क्या है? मिनिस्टर की अटेंशन। यहाँ पे क्या है? एडजर्नमेंट में आप बोलते हो पार्लियामेंट में कि लिसन, अगले 2 दिन के लिए, एक डेफिनेट टाइम के लिए, एक मैटर ऑफ बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हमें सरकार की अटेंशन चाहिए। इट नीड्स द अटेंशन ऑफ द होल गवर्नमेंट। ओके, सिंपल। तो क्या होगा कि इसमें भी वही है कि आप सरकार को बोल रहे हो कि अरे आप क्या काम करी जा रहे हो, इस सब को छोड़ो और आप लेके आओ एडजर्नमेंट मोशन। हम लेके आ रहे हैं, इस चीज पे डिस्कस करो। क्लियर? तो दैट इज एडजर्नमेंट मोशन। एक ये आपको समझना है, ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। व्हाट इज दिस? व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये आपको बार बार समझना है कि कोई भी गवर्नमेंट, दिस इज द लोअर हाउस, लोकसभा, इसमें बैठे हैं बहुत सारे
MPs, ये मैं आई कैन नॉट रिपीट इट इनफ, ये MPs बैठे हैं, इनमें से ये 4 हैं ऑपोजिशन के और ये 8 है रूलिंग पार्टी के। ये ऑपोजिशन क्यों है? क्योंकि सिर्फ 4 हैं। ये रूलिंग क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी है, 8 है। अब यहां से कुछ लोग बने हुए हैं मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर है यहाँ पे, मान लो इसमें से दिस पर्सन इज पीएम प्लस बाकी के 2, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कब तक मिनिस्टर रह सकते हैं? एक तो 5 years तक मैक्सिमम, दूसरा ओनली अंटिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस हाउस ऑफ लोकसभा। What do I mean by this? कि ये तब तक ही रह सकते हैं जब तक कि दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। इससे मेरा मतलब क्या है? मतलब क्या है कि कभी भी वोटिंग करा लो, अगर इस हाउस में 12 लोग हैं तो हमेशा 7 people 50% + 1 will vote in favor of them। कॉन्फिडेंस एंजॉय करने का मतलब है कि मेजॉरिटी वोटर्स 50% + 1 वोटर्स आर इन योर फेवर। जैसे ही ये 50% + 1 से कम हुआ, अब क्या होगा? दैट मीन्स दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 लोग इनके साथ में हो और 6 इनके ऑपोजिशन में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर हमने आपको बताया था कि एक यहाँ पे इस हाउस के ऊपर एक स्पीकर भी तो बैठा है जिसके पास कास्टिंग वोट है। आज ये स्पीकर डिसाइड करेगा कि इसको इसके फेवर में वोट करनी है कि नहीं करनी, अदरवाइज पहले वो वोट नहीं कर सकता था। तो अगर वो फेवर में वोट करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल रिमेन इन पावर। अगर वो फेवर में वोट नहीं करेंगे, दैट मीन्स this council of minister, this government has lost the confidence of the lower house or has lost the confidence of Lok Sabha। Clear? ये भी बच्चे इस बार क्वेश्चन आया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि आप तब तक गवर्नमेंट में हो जब तक लोकसभा में, लोअर हाउस में आपकी मेजॉरिटी है। The second you do not have it, constitutionally and ideally you cannot be in पावर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब मान लो राहुल गांधी जी को आज लगता है कि यार वेट अ मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ 303 सो कॉल्ड बीजेपी एमपीज, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव ट्रस्ट इन मोदी जी। अब वो मोदी जी से टूट चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता हूं हाउस में। जब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि आओ आज इस चीज पे वोट करवाते हैं कि वेदर द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ ऑल द एमपीज और नॉट, और द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज और नॉट। नाउ व्हेन द वोटिंग टेक्स प्लेस, और जब आपको देखे कि अरे हाँ ये तो सच में इनके पास वोट ही नहीं है, सच में 273 लोगों ने इनकी फेवर में वोट नहीं किया, तो सरकार गिर जाएगी। ठीक, सरकार गिर जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए क्या होता है, 50 मेंबर्स एग्री करने चाहिए सबसे पहले। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे तो राहुल गांधी जी डेली ले आएंगे कि यार आज चेक कर लेता हूँ, आज चेक कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने आप पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं कि ये नहीं है कि एकदम से बैठे बैठे एकदम हाथ खड़ा करेंगे कि यार 1 मिनट वोटिंग करा के देखें। क्या बोला था मैंने, पार्लियामेंट में कुछ भी होगा मोशन के थ्रू होगा। पहले प्रॉपर स्पीकर साहब को बताया जाएगा कि मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब हाउस से पूछेंगे, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब तैयारी कर लो, राहुल गांधी जी इज बीइंग नॉट हियर। ओके, तो फिर वो अपने सारे एमपीज को बुलाएंगे, उनको जो जो लगेगा जो उनके साथ में सपोर्ट शायद नहीं करता उसको बोलेंगे भाई whip, इसको तैयार कर ले बंदे को, दिस गाय इज सपोज टू वोट इन आवर फेवर, एंड दैट्स हाउ द बेसिक parliament functions. Okay, but you should know that in a parliamentary democracy, government should enjoy the confidence of lower house or should enjoy the confidence of Lok Sabha all the time, and the parameter, the litmus test to check whether the government is actually enjoying the confidence of the house or not is voting on the floor. Vote करवा ली, majority उनकी favor में है, this person shall continue to be the minister.
अगर वो हार गए तो फिर क्या होगा, मिनिस्टरशिप सबकी चली गई। अब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि शुड आई गिव चांस टू समबडी एल्स, सम अदर पर्सन, जिसका मुझे लग रहा है कि यार ये भी इनकी सरकार बन सकती है, इनके पास 273 प्लस हैं, और आई शुड अनाउंस री इलेक्शंस। वहां पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है। क्लियर, सिंपल, कोई आई थिंक इसमें कोई इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। इस पे भी क्वेश्चन आया था 2018 में आई थिंक, या 19 में। हर साल पहले सेशन में, फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे पे, मतलब कि हैप्पी न्यू ईयर प्लस, जब भी 5 साल के बाद नई सरकार आती है तो जनरल इलेक्शन होते हैं, उसके बाद नया हाउस बैठता है, उसका हैप्पी बर्थडे होता है, तो हैप्पी बर्थडे, तेरे हैप्पी बर्थडे थे तेनू हैप्पी बर्थडे नहीं, ऐसा सा गाना भी है पंजाबी में। तो जब भी पहला साल बैठेगा एक ऑनगोइंग लोकसभा का, हर साल 2020, 2021, 2023, हर साल के फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे पर, और हर नई लोकसभा के फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे पर, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से क्या बोलते हैं, सरकार को वो देते हैं, भाषण देते हैं, जहाँ पे बताते हैं, प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं कि ओके दीज आर दी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये प्रोग्राम है सरकार के। प्राइम मिनिस्टर उनको थोड़ा बता देते होंगे, यार ये बोल देना कि ये पॉलिसीज़ हैं, ये प्रोग्राम हैं, पिछले साल ये किया था, अगले साल ये करेंगे। इस तरह से वो सरकार की बातें रखते हैं प्रेसिडेंट साहब। नाउ जब ये प्रेसिडेंट साहब ये बातें रखते हैं तो वो सरकार के बारे में अच्छा बोलते हैं, गवर्नमेंट के बारे में, कि लुक एट मोदी जी, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी ऐसे ही होता था। अब इसके ऊपर होती है वोटिंग कि प्रेसिडेंट सर ने अपना व्यूज़ दे दिए, अपना आउटलाइन दे दी, थैंक यू करते हैं प्रेसिडेंट सर का कि आपने अपना कीमती समय निकाला, यू स्पेयर सच क्रूशल टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम, और आपने सेशन को एड्रेस किया। इनको आज हम थैंक यू करना चाहते हैं, तो क्या होगा, मोशन ऑफ थैंक्स पास होगा। दैट इज आपकी लोकसभा में वोटिंग होगी। अब इमेजिन कि ये जो मोशन है प्रेसिडेंट सर को थैंक यू करने का, जिसकी वोटिंग हो रही है और ये पास ही नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स मोर पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट थैंक यू, कि यार ये क्या बोल के प्रेसिडेंट साहब, ये घटिया सी सरकार है, ये आप कहाँ से बोली जा रहे हो कि यार इतना अच्छा पॉलिसीज है, इतना सब कुछ कर रहे हैं ये, और पिछले साल अच्छा किया था, एंड इन द कमिंग ईयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू बेटर। तो वी डू नॉट एग्री विद योर स्टेटमेंट, हेंस देयर इज नो थैंक यू टू यू। इमेजिन इफ दिस हैपेंस, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट? दैट more number of people in the Lok Sabha or House are disagreeing with the government than the number of people who are agreeing with the government. तभी मोशन पास नहीं हुआ। नहीं तो एक बंदा मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है कि वाह जी वाह मोदी जी वाह, वो हो रहा है, और उस चीज को थैंक यू करने के लिए आज आप सेशन वो मोशन पास करो, थैंक यू के लिए लोग ही नहीं है। दैट मीन्स नॉट एनफ नंबर ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग मोदी जी। अब क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिफीट हो जाएगी सरकार की। दैट मीन्स द हाउस इज नॉट एंजॉइंग, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ओके, सो मोशन ऑफ थैंक्स, इफ इट डज नॉट गेट पास्ड इन द हाउस लोकसभा, दैट मीन्स गवर्नमेंट गिर जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, दिस थिंग हैपेंड 2 years ago। राज्यसभा, यहाँ पे भी तो प्रेसिडेंट सर ने तो दोनों हाउसेस को एड्रेस किया था, दोनों हाउसेस को वही बातें बोली थी अच्छी अच्छी। राज्यसभा में भी ऐसे ही डिस्कशन हुई, लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। राज्यसभा के एमपीज बोलते ना, वी डोंट रियली लाइक दिस गवर्नमेंट, एंड देन हेंस व्हाटएवर यू आर सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट मिस्टर प्रेसिडेंट, वी डोंट लाइक इट आइदर। अब क्या होगा, ना पसंद करो। राज्यसभा में कोई बिल पास हो रहा है नहीं हो रहा, इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लोकसभा में बिल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको हमेशा हमेशा याद रखना है कि इन ऑर्डर टू बी इन द गवर्नमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एंड नॉट कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा। सिंपल।
ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे हम बिफोर योर प्रीलिम्स, डोंट वरी, उनमें ये सब चीज़ें दोबारा कवर होती रहेंगी। हैविंग सेड दैट, देयर आर सो मैनी अदर रेजोल्यूशंस, मोशंस एज वेल, विच मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मूव करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट में, जहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट में, इस पे मूव करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ओके। है क्या, सबसे मोटा जो हमने देखना है, सबसे मैक्रो पिक्चर इज कि एक बिल आया हाउस में, यहां से पास हो गया, इट गोज टू अनदर हाउस, यहां से पास हो गया, इट गोज टू द प्रेसिडेंट, यहां से पास हो गया, एंड नाउ जब वही चीज, जब वो लॉ बनी नहीं होती, अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट विद सम क्लॉजेज इन इट, इट्स कॉल्ड बिल। When it gets the parliamentary approval, it becomes a law. ये अब आपकी कंट्री का लॉ बन गया। वेरी सिंपल, ओके। अब आपने ये समझना है कि अ बिल इज अ प्रपोजल। आपने प्रपोज किया तो बिल है, पास हो गया तो लॉ है, ठीक। नहीं पास हुआ तो लॉ नहीं है, ठीक, सिंपल। ये प्रोसीजर जो है कि किस तरह से बिल पास होता है एक हाउस में दूसरे हाउस में, ये बहुत आइडेंटिकल है। तो क्या है, सिंपल। पहले तो आपको ये समझना है कि जो भी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पब्लिक बिल और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। जो पब्लिक बिल है इसको हम एक और नाम से जानते हैं गवर्नमेंट बिल, ठीक। और प्राइवेट मेंबर बिल तो होता ही है प्राइवेट बिल, ठीक, सिंपल। क्या डिफरेंस है, वो बिल जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स लेके आते हैं, मिनिस्टर्स लेके आते हैं या फिर गवर्नमेंट लेके आती है, वो होते हैं पब्लिक बिल। वो बिल जो कोई भी मेंबर लेके आता है वो होता है प्राइवेट बिल। मतलब लेट्स लुक एट दिस अगेन, दिस इज योर लोकसभा विद ऑल द एमपीज इन इट, ओके, ऑल दीज आर एमपीज, और उनमें ये 3 लोग हैं, 4 लोग मिनिस्टर्स। अब ये जो 4 लोग बिल लेके आएंगे ये होगा पब्लिक बिल। वो बिल जो कोई भी और लेके आएगा वो होगा प्राइवेट बिल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कांग्रेस के एमपी है शशि थरूर। उनको लगता है कि यार मैं एक बिल ड्राफ्ट करता हूँ और मेरे हिसाब से लॉ बनना चाहिए हमारी कंट्री में, मैं एमपी हूँ, मैं बिल ले आया, प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन हमारी कंट्री में मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो बिल ले आए पब्लिक बिल। नाउ शशि थरूर इज फ्रॉम कांग्रेस, दिस गाय इज फ्रॉम बीजेपी, बट इमेजिन किरण खेर। Kiran Kher is the MP from BJP but not a minister. Now that she is not a minister, now that she is not part of this circle, so even though she is from BJP itself, if she brings a bill, even that bill shall be classified as a private member bill. Simple. तो it does not matter कि MP आपका कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ऑपोजिशन का है, रूलिंग पार्टी का है, इंडिपेंडेंट है, बड़ी पार्टी का है, छोटी पार्टी का है, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, रूलिंग पार्टी का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, तो वो क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल है। अगर वो कोई प्रपोज करते हैं लेजिस्लेशन, पब्लिक आपको समझ आ गया? ये आपको समझना क्यों जरूरी है? अगेन लुक एट इट। शशि थरूर कोई बिल ले आए पार्लियामेंट में मान लो, और स्पीकर को उन्होंने मना भी लिया, सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ इस पर डिस्कशन करते हैं। स्पीकर सर मान भी गए, लॉ आ भी गया, बिल आ भी गया। अब वो पास तो होगा नहीं। इमेजिन, आप खुद सोचो, शशि थरूर कोई फॉरेन मिनिस्ट्री से लेके बिल ले आए, ठीक, और वो पास हो गया, तो क्या मैसेज जाएगा कि बीजेपी की फॉरेन मिनिस्ट्री सो रही है क्या कि तुम्हारी पूरी मिनिस्ट्री नहीं बिल ला सकी और वो बंदा बिल ले आया?
सिमिलरली अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी और बीजेपी का कोई एमपी ले आए बिल, तो मिनिस्ट्री सो रही है क्या कि आप लोग तो गवर्नमेंट में हो, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द आईएएस ऑफिसर्स, येट यू कुडंट ब्रिंग दिस बिल, यू कुडंट थिंक ऑफ इट, एंड दिस गाय डिस्पाइट सिटिंग इन द ऑपोजिशन इज मोर कमिटेड टुवर्ड्स वर्क देन यू। तो होता क्या है, गवर्नमेंट के लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये बिल ले आके आए हैं, इस पे हमने देखा है इसमें बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, दिस बिल हैज़ वे टू मैनी शॉर्ट कमिंग्स, ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि यार ये आइडिया पे बिल आना चाहिए, तो हम एक बेटर बिल लेके आएंगे, बस फिर उसी बिल का नाम चेंज करके सरकार ले आती है। ठीक, अब सब खुश हैं। सो प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता लोकसभा से यूजुअली, और अगर वो पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। राज्यसभा से हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि राज्यसभा में दूसरी पार्टी के पास ज़्यादा मेजॉरिटी हो, इट डजेंट मैटर। राज्यसभा में मेजॉरिटी किस चीज़ पे बेस पे है कि स्टेट्स में आपके पास कितने एमएलएज हैं, कितनी स्टेट्स में उस पार्टी की सरकार है, क्योंकि उन एमएलएज ने अपने बंदों को चुन के वहाँ बिठा देना है, सिंपल। अब अगर कोई बिल किसी प्राइवेट मेंबर का पास नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट अगर कोई बिल पब्लिक बिल है वो पास नहीं हुआ, मतलब मिनिस्टर बिल लाए थे पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि हाउस में साथ के साथ में आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। राहुल गांधी जी एकदम से एक्साइट हो जाएंगे कि अरे इनके मिनिस्टर्स का बिल नहीं पास हो रही, इसका मतलब दे डू नॉट हैव सपोर्ट ऑफ एनफ नंबर ऑफ एमपीज। नाउ दैट इफ दे डोंट हैव सपोर्ट ऑफ एनफ नंबर ऑफ एमपीज, दैट मीन्स सरकार पे अगर मैं बोलूंगा कि दिखाना जरा 273 प्लस, तो इनके पास होंगे नहीं, गिर जाएगी सरकार, दोबारा इलेक्शन होंगे, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, सिंपल। अब होता है क्या, इसी वजह से जब भी कभी पब्लिक बिल आता है तो 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, सबको तैयार रखा जाता है। तो इस तरह से अभी के लिए आपको सिर्फ ये पता हो कि पब्लिक बिल का मतलब है गवर्नमेंट, ये रेड वाले, प्राइवेट ऑल द अदर एमपीज। क्लियर। नाउ बिल्स होते कितने तरह के हैं इसमें भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अब हो गया टाइप्स ऑफ बिल्स। एक कैटेगराइजेशन में आपको पहले बता चुका हूं कि पब्लिक और प्राइवेट। हैविंग सेड दैट, कितने टाइप के बिल्स आ सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी, आपकी कंट्री में मैक्सिमम लॉज जो बनने हैं वो इस तरह से बनने हैं। एक ऑर्डिनरी लॉ, एक ऑर्डिनरी बिल आएगा जिसने बोला होगा कि यार चलो हम एक बिल लेके आना चाहते हैं जिसके हिसाब से मैक्सिमम जो फ्लोर्स हो सकते हैं किसी बिल्डिंग के इंडिया में वो 20 फ्लोर्स हो सकते हैं। ठीक, या फिर ऑपोजिट ऑफ दैट कि अब हाई राइज बिल्डिंग में कुछ भी ऐसे ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई बिल लाना है, लेबर से रिलेटेड कोई बिल लाना है, 3 साल की डिग्री को 4 साल की करना है कि यार अब ग्रेजुएशन 4 साल की हुआ करेगी, मेडिकल से रिलेटेड कोई बिल लेके आना है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, उससे रिलेटेड जो बिल आता है और फिर वो बाद में लॉ बन जाता है। आपका मोटर व्हीकल एक्ट चेंज करना है, इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग्स एंड ये सब एंथम, इसको चेंज करना है, एनीथिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट, कोई भी जो आपके मैक्सिमम एक्ट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल। क्लियर। दूसरा होता है मनी बिल। ये कौन सा बिल है, आपके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आएगा 110, वो बिल जो 110 आर्टिकल में दी हुई कंडीशंस को मीट करता है, ओनली एंड ओनली वो बिल होता है मनी बिल। आपने वर्ड मनी से मिसलीड नहीं हो जाना कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे वो मनी बिल हो गया। नो, मनी बिल की डेफिनेशन के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली आता है घुमा फिरा के। कीप वन थिंग इन माइंड कि वो बिल जो 110, ये बाय नंबर आपको याद रखना है, 110 नंबर आर्टिकल में जो 6 कंडीशंस दी हुई हैं, जो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, 2 बार रिवाइज हो जाएगा। 110 आर्टिकल में जो 6 कंडीशन दी हुई हैं, वो बिल जो उन 6 कंडीशंस के साथ में मैच करता है, दैट बिल इज मनी बिल। तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल।
ये एक टाइप का बिल होता है जिसमें मनी बिल के भी वो होते हैं, फीचर्स होते हैं, और ऑर्डिनरी बिल के भी फीचर्स होते हैं। और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। These are 4 primary type of bills. Now, आपसे अगर आप पूछो, कोई भी पूछे कि यार इंडिया में बिल लॉ कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, तो आप बोलोगे कि दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिल, वेदर इट्स एन ऑर्डिनरी बिल, अ मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो लेट्स लुक एट द प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल फर्स्ट। सिंपल है, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है पहले इसको देखते हैं। इनफैक्ट आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ऑर्डिनरी बिल का ही प्रोसीजर बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। आप पूछोगे कब? आर्टिकल 13 जब आपको पढ़ाया था। एनीवेज, देखो भाई, बड़ा सिंपल इजी प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही सिंपल है। क्या होगा, 5 स्टेजेस में एक ऑर्डिनरी सा बिल, मतलब एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ पेपर आपकी कंट्री का इतना रिस्पेक्टेबल लॉ बन जाता है। कैसे? फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। क्या बोल रहे हैं हम फर्स्ट स्टेप को? फर्स्ट रीडिंग। इसमें क्या होता है, एक ऑर्डिनरी सा बिल जो है, जो भी एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो इंट्रोड्यूस होता है। कीप वन थिंग इन माइंड कि अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउसेस। तो चाहे आप इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो पहले, वहां से पास होकर राज्यसभा में चला जाए, या आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दो पहले, वहां से पास होकर लोकसभा में चला जाए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी हाउस में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कीप दिस इन माइंड कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउसेस। सेकेंड थिंग, it can be introduced either by a minister or by any other member. In other words, it can be a public bill, it can be a private bill. Simple. तो सबसे पहले तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में, और अभी कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। फिर इस बिल को भेज दिया जाता है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स में, गैजेट ऑफ इंडिया में इसको प्रिंट कर दिया जाता है, ताकि लोगों का एक ओपिनियन भी ले लिया जाए इवेंचुअली कि हाँ भी देखो कंट्री में ये होने जा रहा है। इनफैक्ट अगर इंट्रोड्यूस करने से पहले ही गैजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट कर दिया जाए तो इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप समझ आ गया कि सारे एमपीज बैठे हैं, उनको बोला सुनो भाई एक बिल आ रहा है इस तरह से, दिस इज द बिल। फर्स्ट रीडिंग इसको बोलते हैं, यहाँ इंट्रोड्यूस करो चाहे यहाँ करो, ठीक। अब आता है इसके बाद आपके पास सेकेंड रीडिंग। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में हम बिल की डिटेल्ड स्क्रूटनी करते हैं, यहाँ पे ही बिल फाइनल शेप लेता है। सेकेंड रीडिंग की कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है सेकेंड रीडिंग का, उसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ जर्नल डिस्कशन। इसमें क्या हो रहा है, बिल था, उसकी प्रिंटेड कॉपीज जो हैं वो सारे के सारे मेंबर्स के टेबल पे रख दी जाती हैं, बिल के प्रोविजंस समझाए जाते हैं, जर्नल डिस्कशन होती है कि ये बिल ला रहे हैं, हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए बिल आ रहा है, इसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। बहुत मोटी मोटी जर्नल डिस्कशन, जैसे ठीक है सिंपल, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है भाई सुन लो, जिसमें 6 जो कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम ईजियर तरीके से सिटीजनशिप देंगे। इसने लेवल पे डिस्कशन हुई, ठीक, क्लियर। अब क्या होता है, हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, जहाँ पे भी अभी पहले बिल आया हुआ है, वो एकदम से इस बिल की डिस्कशन भी ले सकता है कि चलो यार इस बिल पे डिस्कस करते हैं, या ये भी कह सकता है कि चलो ठीक है भाई हमें पता लग गया, विल टॉक अबाउट इट लेटर। होता क्या है यूजुअली, अब जब जनरल डिस्कशन होगी इसी के अंदर, तो ये जो बिल है इसको हाउस की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। अब ये सेलेक्ट कमेटी क्या है, कुछ लोग जो स्पेशली इस बिल को स्क्रूटनाइज करेंगे, उनको बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी मिलेंगे, लॉयर्स भी होते हैं उनके पास, और इस बिल की वो प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। स्पेशल कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी जाएगी सेलेक्ट कमेटी की। जॉइंट कमेटी भी भेजी जाती है,
के पास भी भेज सकते हैं। यूजुअली कमेटी स्टेज आ जाती है यहाँ पे और हम बोल देते हैं कि इस बिल को आओ भेजें, डिटेल्ड स्क्रूटनी करें। तीसरी चीज़, जनरल पब्लिक ओपिनियन भी लिया जा सकता है। ये बिल सर्कुलेट भी किया जा सकता है कि लोगों को बताया कि पहले तो हमने बेसिक आइडिया बताया था बिल का, अब हम पूरे इंडिया में बोल रहे हैं कि लोग अपने जनरल पब्लिक ओपिनियन दें हमें इस बिल से रिलेटेड। क्लियर? अब क्या होगा, अब जो सिलेक्ट कमेटी है वो इस बिल को बहुत थॉरली एग्जामिन करेगी, क्लॉज बाय क्लॉज, कि मोटा मोटा तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ये वाला क्लॉज तो बहुत खराब है, ये वाला क्लॉज तो बहुत अच्छा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स, at the committee stage, the committee even can amend the provisions. अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही रहेगा पर कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकती है, कुछ चीज़ें निकाल भी सकती है। क्लियर? अब क्या हुआ, एक ड्राफ्ट आया था, सारे एमपीज को मिल गया, एमपीज ने कुछ 15 लोगों की ड्यूटी लगा दी, वो सेलेक्ट कमेटी बन गई, उसने उस बिल को अच्छे से क्लॉज को पढ़ा, उसको कुछ फाइनल शेप दे दी। अब जब फाइनल शेप दे दी जाती है फिर आती है आपके पास में कंसिडरेशन स्टेज। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे नहीं कि ये स्टेज बताओ, वो स्टेज बताओ, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है, लेकिन जब आपको ये पता होगा तो आपके क्वेश्चन ठीक होंगे कि बिल पास कैसे होता है। अब क्या हुआ है, आज आपके पास में एक फाइनल बिल है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब नाउ क्लॉज 1, clause 2, clause 3, you can actually discuss the bill clause by clause। यहाँ पे होती है फिर पार्लियामेंट में अच्छी खासी डिबेट अगर होनी हो कि ये क्लॉज हमें सही नहीं लगा, वो क्लॉज ठीक है, यहाँ पे ये चेंज लेके आओ, इस वैल्यू को चेंज करो, यहाँ पे इतना लिखो उतना लिखो। पूरा ऑपोजिशन पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी जो बिल लाया है बाकी लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं। इनफैक्ट मेंबर्स अमेंडमेंट भी प्रपोज करते हैं कि यू नो व्हाट, इंस्टेड ऑफ दीज 3 कंट्रीज यू शुड इंक्लूड श्रीलंका एज वेल। इस तरह से अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। अगर अमेंडमेंट मान ली जाए तो वो बिल चेंज हो जाता है, उसमें वो चीज़ ऐड हो जाती है, कोई भी चीज़ बिल से आप चीज़ निकलवा भी सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर दिस बिल जाता है एक स्टेप और आगे, इसको बोलते हैं थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, इसमें क्या होता है, अब जो अमेंडमेंट्स होनी थी हो चुकी, जो कुछ होना था हो चुका, अब होगा वोटिंग। फाइनल बिल इज पुट टू वोट एज अ होल, नॉट कि इस क्लॉज पे वोट कर दो, इसको हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं। अब या बिल पास होगा या बिल पास नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से बिल होता है फिर अज्यूमिंगली पास। अगर पास ही नहीं हुआ फिर तो जिस हाउस में बिल आया था, से इधर बिल आया था, इस हाउस में सारी स्टेजेस हुई, जिस दिन वोटिंग हुई ये बिल पास नहीं हुआ, बस फिर बात खत्म होगी। नो भाई, कंट्री डज नॉट वांट दिस बिल टू बिकम द एक्ट। नाउ यू सी क्या होता होगा, प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा, उसको पास ही नहीं करेंगे, फिर गवर्नमेंट उसी बिल को रीइंट्रोड्यूस करेगी और गवर्नमेंट को तो पास हो ही जाएगा, उनके पास मेजोरिटी है। अब क्या हो गया, बिल पास हो गया, अज्यूमिंग कि बिल पास हो गया, बिल गोज टू द अदर हाउस। मान लो ये कोई ऑर्डिनरी बिल था, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था, राज्यसभा से लोकसभा में चला गया, इट कैन कुड हैव ओरिजिनेटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस। अब एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी रिपीट होता है। यहाँ पे भी फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी। अब जब इन्होंने थर्ड रीडिंग कर ली वोटिंग के टाइम पे, तो इनके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला तो ये है कि इन्होंने बिल भेजा था, इनको भी पसंद आ गया, इन्होंने उसको पास कर दिया एज इट इज, जैसा बिल इन्होंने भेजा वैसा इन्होंने पास कर दिया। सेकंड ऑल्टरनेटिव, इन्होंने बिल भेजा, उन्होंने पास तो कर दिया बट विद सम अमेंडमेंट्स, और उस अमेंडमेंट्स को इन्होंने वापस भेज दिया कि लिसन गाइस, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम अमेंडमेंट्स इन इट एंड वी हैव सेंट इट बैक टू यू with these amendments, now you have to approve these amendments। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने बिल भेजा, इन्होंने अमेंडमेंट कर दी, अब इनको वो अमेंडमेंट पसंद ही ना आए, तो ये अमेंडमेंट करके बिल वापस भेज सकते हैं। तीसरा, ऑल टुगेदर बिल को इन्होंने मना कर दिया,
और चौथा ऑल्टरनेटिव क्या है, कुछ किया ही नहीं, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। यहां से बिल पास होकर इधर आ गया है बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। नाउ पहले सिचुएशन, यहां से बिल पास हो गया, इधर गया, इन्होंने पास कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। दूसरी, यहां पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, इन्होंने बिल पास किया, इन्होंने अमेंडमेंट से वापस भेज दिया, उनको उनके अमेंडमेंट्स कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने बोला फाइन वी आर ओके विद दीज अमेंडमेंट्स, थैंक यू फॉर योर सजेशन, लो हम आपके अमेंडमेंट्स को अप्रूव करके बिल वापस भेज रहे हैं। अब फिर दोबारा वही है, वो बिल आगे चला जाएगा, ठीक है, एक ही बार आप वापस भेज सकते थे, सॉर्टेड। अगर इन्होंने हाँ कर दी, इन्होंने ना कर दी, या इन्होंने हाँ कर दी, इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, 6 मंथ्स हो गए, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है और 6 मंथ्स हो गए, या इन्होंने बिल पास किया, इन्होंने बिल पास किया कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करके, बट अब वो अमेंडमेंट्स इन्हें नहीं पसंद। इन तीनों सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ डेडलॉक इन द हाउस। आप देख सकते हैं डेडलॉक बिल्कुल सिंपल है, एक को हाँ दूसरे की ना, या दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, या दूसरा चेंजेस बता रहा है उस पर उसकी ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर 6 मंथ्स हो गए कुछ नहीं किया या डेडलॉक हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 108, अगेन यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस बाय नंबर, आर्टिकल नंबर 108 में प्रेसिडेंट के पास पावर है टू कॉल द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। इसमें क्या होगा, सारी राज्यसभा बैठेगी, सारी लोकसभा बैठेगी, क्लियर। ऊपर बैठेंगे स्पीकर। अब बिल पे होगी डिस्कशन, सिंपल मेजॉरिटी से जो बिल पास हो गया तो वो बिल पास है, अगर बिल पास नहीं हुआ तो वो बिल पास नहीं है, क्लियर। अगर पास हो गया था फिर तो बात ही पहले ही हो गया था, तो बात अलग थी, बिल्कुल सिंपल है। अब होगा क्या, मोस्ट लाइकली बिकॉज लोकसभा में 545 लोग हैं और राज्यसभा में 250 हैं, जिसके यहाँ मेजॉरिटी होगी 273 लोग हैं, उसके यहाँ पे भी कुछ तो होंगे ही ना यार, ठीक। तो चांसेस हैं कि उनका बिल पास हो ही जाएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्लियर। नाउ अब एक बात आती है कि हाउस नंबर 1 से बिल पास हुआ, हाउस नंबर 2 में गया, वहाँ से या डायरेक्टली पास हो गया था, वाया जॉइंट सिटिंग पास हो गया, डेडलॉक क्लियर कर दिया। नाउ द बिल गोज टू द प्रेसिडेंट। If you remember from the lecture, president lecture that we did, union executive, even the president has few alternatives. क्या है उनके पास में, 3 मेल alternatives। एक तो प्रेसिडेंट इस बिल को हाँ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट एंड दैट्स इट, बिल अब बन गया लॉ। दूसरा, वो इसको ना भी कर सकते हैं, जिसको मैं रिपीटेडली बता चुका हूँ कि उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ही बोल दे उनको कि यार ये बिल अब बना कर दो, हमारा मूड चेंज हो गया, इसको हम लॉ नहीं बना रहे। या फिर जब तक ये सारा प्रोसीजर हुआ था तब तक लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, लोकसभा ने बिल पास किया था, बाद में इलेक्शंस हो गए, राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर को बिल सही नहीं लग रहा, उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया भाई ना कर दो। तो आइदर वे प्रेसिडेंट विदहोल्ड भी कर सकते हैं अपनी असेंट, तो ये बिल लॉ नहीं बनेगा। या तीसरी चीज प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो यहां पे बिल वापस भेज सकते हैं कि यार आई वांट यू टू रिकंसीडर दिस बिल। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, बिल बिकम्स लॉ। इफ द प्रेसिडेंट withholds his assent, then the bill ends then and there and does not become the law. If president returns the bill for reconsideration and it is passed by both the houses again, उन्होंने वापस भेजा and the bill has been passed by both the houses again with amendment or without amendment, जो president ने इनको बोला कि यार ये changes ला के आप पास कर दो, चाहे अब ये हाउस इस उनके changes को माने या ना माने, प्रेसिडेंट को दोबारा वो बिल भेज दिया जाए कि सर हमने पास कर दिया, आपको समझ नहीं आ रही, हमने चेंजेस करने हो तो हम पहले ही कर देते, या वो बोले कि ओके सर थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस थिंग्स आउट, हम आपके सजेशन को मान के चेंज कर देते हैं।
Either way, when the bill is presented again to the president must give his assent to the bill. Therefore, the Indian president enjoys only a suspensive veto. Only suspensive veto. ये एक बार ही वापस भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब बस भाई मेरी मर्जी. Clear? And so bill will be presented to him again and the bill will become an act. Mostly क्या होता है, 99.9% ऑफ द टाइम्स बिल आता है हाउस में, गवर्नमेंट ही बिल लाती है, हाउस में आता है, वोटिंग होती है, पास हो जाता है, दूसरे में जाती है, पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो साइन कर देते हैं, दैट्स इट. ये तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई सारी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बताई हैं. ऑर्डिनरी लॉ की कैन ओरिजिनेट फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउसेज, सिंपल प्रोसीजर, वेल एंड गुड. अ डेडलॉक कैन हैपन इन फ्यू सिचुएशन. पहला, वन हाउस yes, other house no, or other way around. Then joint sitting, if bill passes, president can send the bill back once, otherwise bill becomes an act. So let's call it a day, क्योंकि थोड़ा हैवी टॉपिक थे आज. कल हम स्टार्ट करेंगे मनी बिल से. कल आपका पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा. ठीक है, I'll see you tomorrow.